हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि नोटिस अंडर सेक्शन 133(6) क्या होता है और कौन-कौन से ग्राउंड्स हैं जिनमें नोटिस इशू किया जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि नोटिस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हम इस नोटिस को टाइमली रिप्लाई नहीं किया तो। एंड हम उस नोटिस की ऑथेंटिसिटी को भी चेक करेंगे, मींस वो नोटिस वैलिड सोर्स से इशू किया गया है या नहीं किया गया है, वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद फाइनली हम नोटिस को कैसे रिप्लाई करना है, क्या मोड हो सकते हैं उसको रिप्लाई करने के, वो डिस्कस करेंगे। और हम ई प्रोसीडिंग के थ्रू कैसे उसको रिप्लाई कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सेक्शन 133(6) जो कि बात करता है पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। इस सेक्शन में जो भी असेसिंग ऑफिसर होता है उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, जिसके अंदर वो कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम की है, चाहे एलएफए की हो, एलटीसी की हो या एचआरए की हो, इसके अलावा और भी कोई एग्जेम्पशन क्लेम की है तो उसके अगेंस्ट वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। उसके अलावा अगर आपने 80C से 80U तक की कोई भी डिडक्शंस क्लेम की है तो उन डिडक्शंस के अगेंस्ट वो आपसे प्रूफ मांग सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ बताइए, आपने जो जो 80C का डिडक्शन लिया है या फिर 80U की डिसेबिलिटी ली है या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम किया है तो उसके रिसिप्ट जमा कराइए। मींस जो भी उसे प्रूफ मांगना हो वो आपसे मांग सकता है। उसके अलावा वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है आपकी इनकम आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने करेक्ट इनकम डिस्क्लोज की है या नहीं की है, या आपके विड्रॉल को चेक करने के लिए, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का पता करने के लिए। उस पर्पज से भी वो आपको बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी एचबीए लोन ले रखा है तो उसके अगेंस्ट आपने अगर इंटरेस्ट क्लेम किया है तो आपका लोन डॉक्यूमेंट मांग सकता है, इंटरेस्ट प्रूफ मांग सकता है। इसी तरह एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो एटीई के अंदर जो आपने इंटरेस्ट क्लेम किया होगा तो उसका के लिए भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराना पड़ सकता है। कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट मांग सकता है, लाइक आपसे फॉर्म 16A या फॉर्म 16 मांग सकता है। मींस जो भी आपने टीडीएस क्लेम किया है इनकम टैक्स रिटर्न में, या आपने टीसीएस का जो आपका डिडक्ट होता है क्लेम किया है, उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपसे असेसिंग ऑफिसर के अंदर पावर होती है। इसके अलावा भी काफी चीजें होती हैं जो उसको अगर रिक्वायर्ड होगा एसेट्स की डिटेल मांग सकता है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपसे इस सेक्शन के अंदर मांग सकता है। तो गाइज ये उसके लिए बहुत ही अच्छी पावर है असेसिंग ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए वो किसी भी साल का आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 की। कि देखिए, इसमें सिंपल सा ये असेसिंग ऑफिसर को ऑथराइज करता है कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने क्लाइंट से जो मांगी गई है वो 80U की, जो उसने डिडक्शन क्लेम की है 1,25,000 की, तो इसके अगेंस्ट उसे अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें 80% अबाउ की उसकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ही आपको 1,25,000 की डिडक्शन अलाउ होती है। इसी तरह क्लाइंट ने जो 1,50,000 की डिडक्शन क्लेम की है इसके अगेंस्ट उसे अपना LIC का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है सुकन्या समृद्धि योजना में या और कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसी तरह उसने 80D की डिडक्शन क्लेम की है 75,000 रुपीज की, जिसमें अप्रोक्स जो कि 25,000 उसने सेल्फ की है डिडक्शन, और 50,000 उसके पेरेंट्स की डिडक्शन क्लेम की है। तो इसके अगेंस्ट उसे अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट देनी पड़ेगी, जो आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 लाख हाउसिंग इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम की है, तो इसके अगेंस्ट उसे अपना अपने यहाँ पे एचबीए का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या लोन डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं जिसके जो उसने असेसिंग ऑफिसर ने मांगा होगा नीचे। हम वो भी देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी है उन्होंने। इसी तरह टीटीए की डिडक्शन भी क्लेम की 10,000 की, तो इस केस में ये है कि उसने जो अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की, कुछ भी सेविंग बैंक से उसने डिडक्शन क्लेम कर ली है तो उसको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ सकता है क्योंकि उसकी क्या इनकम है। इसके अलावा गाइस देखिए यहाँ पे सेक्शन 10 सब्सेक्शन 13A के अंदर 3,40,000 जो कि हाउस रेंट पे किया है क्लाइंट ने, उसकी डिडक्शन क्लेम की है, तो इसके अगेंस्ट उसे अपना रेंट रिसिप्ट रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे उसने रेंट रिसिप्ट, इवन उसे बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है क्योंकि उसका रेंट पेमेंट ज्यादा है तो 1 लाख से ज्यादा, और उसे पैन नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड का, जो सब्सटेंशिएट कर सके कि उसने एक्चुअल में इनकर किया है। इसी तरह देखिए यहाँ पे 80G की डिडक्शन भी क्लेम कर ली है 50,000 की, जो कि इन फ्रंट ही लग रही है या तो फेक है या फिर कुछ, तो इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उसे अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ देख लेते हैं इन दिस कनेक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। कॉपी ऑफ द आईटीआर, जो भी लास्ट ईयर से जो भी आईटीआर की कॉपी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अलोंग विद द एविडेंस फॉर डिडक्शंस क्लेम बाय यू इन द रिटर्न। ठीक है, तो जो भी आपने डिडक्शंस क्लेम की है
उसके एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये जो 20, 21, 22, 23 का जो भी बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ द इनकम एडमिटेड इन असेसमेंट ईयर 22-23, वो सारे आपको क्या इनकम आपने एडमिट की है उसके प्रूफ देने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। प्रूफ ऑफ एनी टैक्स डिडक्शन मेड इन योर केस, कोई भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, टीडीएस मींस आपका टीडीएस या टीसीएस कोई भी डिडक्ट हुआ है तो आपको फॉर्म 16 है जो भी है जहां भी है 26 है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ ऑल डिडक्शन क्लेम बाय यू, जो भी आपने डिडक्शन दिए हैं उसका प्रूफ एंड एविडेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो गाइज ये इसमें देखिए सब कुछ आपसे मांग लिया गया है। तो अगर आपने जो भी आपकी डिडक्शन है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सेव रखिए, अगर आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट होता आप उसको सिंपल सा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी डिमांड ड्रॉप हो सकती है। इसी तरह देखते हैं गाइज, अगर आपके पास ऐसा नोटिस आता है उसका आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस। देखो गाइज, नोटिस में सेकंड पेज पे इट्सल्फ लिखा हुआ है कि आपको रिप्लाई करना है 31/7/2023 तक। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो सेक्शन 272A सबसेक्शन 2 सब क्लोज सी के अंदर आपको 500 रुपए फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट होगा। मीन्स अगर आपने 10 दिन भी डिले कर दिया तो 5,000 रुपये आपको सिंपल सा पे करना पड़ जाएगा। तो जितने मतलब जिस डेट तक आपको नोटिस इशू किया गया है उस डेट तक का नोटिस आपको रिप्लाई करना है, ताकि आपकी कम से कम पेनल्टी लग सके या कोई भी पेनल्टी नहीं लगे। मीन्स अगर विद इन टाइम लाइन को तो कोई पेनल्टी नहीं लगे, उसके बाद अगर आपने रिप्लाई किया तो जितने दिन आप डिले करोगे उतने दिन की आपकी पेनल्टी लगती जाएगी। गाइस अब बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स जो नोटिस इशू किया उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें। आपको सिंपल सा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, होम पेज पे रहना है आपको, यहाँ पे इनकम टैक्स नोटिस पे क्लिक करेंगे आप अपना। यहाँ पर यहाँ देखिए गाइस दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप अपने पैन नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ इशू के बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपको नीचे ऑप्शन, आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे नोटिस के लिए पता करना है कि वैलिड है या नहीं है, वो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल सा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कीजिए जिसके लिए आपको इशू किया गया है वो सारा, फॉर एग्जाम्पल 23-24 था, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, किस दिन आपको नोटिस इशू किया वो डालेंगे। उसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपके उस नोटिस की ऑथेंटिसिटी आपको पता चल जाएगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू किया गया है या नहीं किया गया है। इसी तरह दूसरा एक अल्टरनेट ये भी है, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालिए, जो कि आपका जो नोटिस इशू है उसमें डिन नंबर करके आएगा, तो उसको सिंपल से यहाँ डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। आप यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, उसके बेसिस पे आप उसको चेक कर सकते हैं गाइस। तो इस बेसिस पे आप अपनी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं और नोटिस इशू हुआ है वो वैलिड है या नहीं है गाइस। गाइस अब बात कर लेते हैं कि हम अपने नोटिस जो भी हमें इशू किया गया उसका रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या मोड हो सकते हैं जिसके थ्रू हम रिप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा जो भी आपका नोटिस रिसीव हुआ है उसके जो भी आपका रिप्लाई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारा एक जगह अटैच कीजिए, प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट कराइए अपने कंसल्टेंट से, अपने सीए से, और उसको सिंपल सा पोस्ट कर दीजिए जो भी आपको एड्रेस से इशू किया गया है। इशू नोटिस में आपको मेंशन होगा कि कहाँ पे आपको रिप्लाई करना है, उस पे सिंपल सा पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अगर पर्सनली विजिट कर लें, आपके रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आप जाके विजिट करके असेसिंग ऑफिसर से डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह एक ऑनलाइन ऑप्शन भी है, मींस आप ई प्रोसीडिंग के थ्रू भी अपने इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन अपने इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है गाइस, सिंपल सा वहां पर ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे, आपको अपना नोटिस दिखेगा जो भी आपको इशू किया है, उसे व्यू भी कर सकते हैं आप, सिंपल से जाके नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं या सीधा सबमिट रिप्लाई पे जा सकते हैं आप। देखिए अगर व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा आपका नोटिस दिखेगा, इवन यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड भी दिखेगा। अगर फिर उसके बाद सिंपल से आपको सबमिट योर रेस्पॉन्स पे जाना है गाइस। जैसे आप सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास ये विंडो ओपन होगी, रेस्पॉन्स फ्रॉम एसएससी। सिलेक्ट रेस्पॉन्स, आप पार्शियली रेस्पॉन्स करना चाहते हैं, फुली रेस्पॉन्स मींस आपके पास जो असेसिंग ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो भी है वो आपके फुली अवेलेबल है, तो फुली रेस्पॉन्स पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो पार्शियल रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ रेस्पॉन्स में रिमार्क्स भी लिखना पड़ेगा गाइस। उसके वजह से इवन भी हेड जो यहाँ पे मेंशन वो अवेलेबल नहीं है जिसमें मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो सबसे लास्ट में मेरे पास अदर का ऑप्शन होता है, मैं उस पर जाके टिक करके सबमिट कर सकता हूँ। एक सिंपल एक फाइल बना के मैं सारे रेस्पॉन्स एक जगह भी अपलोड कर सकता हूँ गाइस। इसके बेसिस पे क्या होगा, अपनी ई प्रोसीडिंग जो भी होगी देखिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, जो भी आपने अपलोड किए एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट दिया गया था उसके बेसिस पे क्या होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट एक बार उसमें रिप्लाई में अटैच हो जाएंगे गाइस। इससे क्या होगा, आपको ई प्रोसीडिंग के थ्रू आप अपना जो नोटिस है उसे ड्राफ्ट करा सकते हैं गाइस। Guys, I hope you find this video informative.
Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.